ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राव इंद्रजीत सिंह। राव साहब, एक और सवाल आपसे। राव साहब, विरोध और विद्रोह, इसमें क्या फर्क महसूस करते हैं आप? मेरी हिंदी कमज़ोर है। मैं तो यही कह सकता हूं कि जब अपने हितों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है या मेरी पब्लिक के हितों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूंगा। उसे चाहे विद्रोह कहिए या उसको विरोध कहिए। लेकिन पार्टी में रहकर अनुशासित रहना, कुछ पार्टी के कायदे कानून मानना, प्रॉपर मंच पर अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। वो सीमाएं क्या आपने लांघ दी हैं या अभी लांघने वाले हैं? ये तो मुझे पता नहीं। इस तौर पे तो कोई भी ये लक्ष्मण रेखा है वो तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जहाँ मैं ये महसूस करता हूँ कि नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे स्वर ज़रूर उठेंगे। नाइंसाफ़ी, जैसे पानी के मामले में आप कह रहे हैं नाइंसाफ़ी हो रही है, एजुकेशन के मामले में कह रहे हैं नाइंसाफ़ी हो रही है, इसके अलावा कोई और फील्ड है जहाँ नौकरियों में जो आम तौर के ऊपर लोगों को ये महसूस होता है कि नौकरियां केवल मेरिट के आधार पे नहीं दी जा रही। सरकार कहती है कि मेरिट के आधार पे दी जा रही है। या तो हम लोग या लोग जो ये महसूस करते हैं वो गलत है या सरकार गलत है। दो ही चीज़ हो सकती है ना। हम यूँ कहते हैं कि जो आज तक नौकरियाँ 2004 के बाद एसएस बोर्ड के माध्यम से, यूपीएससी के माध्यम, एचपीएससी के माध्यम से हज़ारों दी गई हैं। जब आप नौकरी देते हो तो बच्चे के 10वीं का सर्टिफिकेट ज़रूर लेते हो, उसकी उम्र जानने के लिए, उसके स्कूल का नाम भी लिखा होता है उसके ऊपर। तो हम यूँ कह रहे हैं और कहा है, हम लिखित रूप में भी हाईकमांड से मांग करी है कि ये जो कुल मिलाकर के नौकरियाँ मिल रही हैं, इनके बच्चों की स्कूल के सर्टिफिकेट सार्वजनिक करो। कौन से ज़िले का स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ है, हरियाणा की जनता अपने आप समझ जाएगी। अगर हम गलत हैं तो अपनी गलती मान लेंगे, अगर सरकार गलत है तो सरकार अपनी गलती माने। इसके अलावा कोई और आपके पास ऐसा मुद्दा है जिस पर आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, मुद्दे तो छोटे मोटे रोज़ाना उठते रहते हैं। इसके बारे में कोई ऐसी ख़ास चर्चाएं मैं आज फ़िलहाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं महसूस करता हूँ, अफसरशाही के माध्यम से ये सरकार चलाई जा रही है। अनेक सरकारें चलती भी हैं, लेकिन अफसरशाही हावी हो जाए ये हमारे को वाजिब नहीं लगता। राव साहब, आप ये बताइए, नौकरियों में भेदभाव, विकास में भेदभाव, ये भेदभाव आप 10 साल के पीरियड में ही क्यों देख रहे हैं? इससे पहले भी मुख्यमंत्री इस इलाके के नहीं रहे, आपके पिताजी को छोड़कर। तो भेदभाव तो पहले भी, अगर मुख्यमंत्री भेदभाव करता है तो भेदभाव तो पहले भी हुआ होगा। वो निशाने पर क्यों नहीं है? मैं मानता हूँ, बंसीलाल जी मर लिए, चौधरी देवीलाल जी मर लिए, ओम प्रकाश चौटाला जेल के अंदर हैं। मैं तो ये कही है, सार्वजनिक रूप से कहता हूँ मैं तो, कि जो चीफ मिनिस्टर बनता है अपनों के लिए पहले लिहाज करता है। पहले मुख्यमंत्रियों ने करे हैं, नई बात नहीं है, लेकिन आटे में नमक तो चल जाता है पर नमक में आटा नहीं चलता। तो ये 10 साल से तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक ये समझ रही है कि नमक के अंदर आटा मिलाया जा रहा है। आपने 3-4 साल पहले ये भेदभाव की आवाज़ उठाई है, उससे पहले कभी आपको ये भेदभाव नहीं दिखाई दिया, वजह क्या थी? भेदभाव मुख्य रूप से हुए हैं, उसका परिणाम हमको बाद में जैसे मालूम चला ना। 2004 में हमारी सरकार आई, 2-3 साल तो हम यूँ सोचे कि भाई हमने जो प्रण लिए थे उस प्रण के अनुसार सरकार चल रही है। सहज सहज हमको ऐसा महसूस होने लगा कि हमारी जो नीति थी या नीयत थी या जो प्रण था उससे शायद सरकार अलग हो रही है। अंदर पार्टी के दायरे के अंदर मुख्यमंत्री से आपस के अंदर बातचीत के अंदर प्रयास किए, और जब उन प्रयासों के ऊपर कोई अमल नहीं होता नज़र आया, सो थोड़ी पब्लिक के अंदर हमारी गुबार निकलने लगी, और जब हमारी पब्लिक में गुबार निकलने लगी सो पत्रकारों तक पहुंची। तो आप कहते हैं कि 4-5 साल हो गए, पर 4-5 साल ही बहुत अरसा है, थोड़ा बहुत अरसा नहीं। बिल्कुल, इस बड़ा अगर परिवर्तन अगर की नीयत होती तो आज इन 4-5 साल में फ़र्क नहीं पड़ गया होता।
तो जब नहीं फ़र्क पड़ रहा तो हमको मजबूरन लोगों के कहने पे इंसाफ दिलाने के लिए प्रयास करने पड़ रहे हैं। लोगों के कहने पे इंसाफ मंच बनाया है और जोड़ने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के आप समर्पित सिपाही हैं, पार्टी के सांसद भी हैं, 35 वर्ष हो गए आपको पार्टी में अपनी सेवाएं देते हुए। पार्टी का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? एक तो पार्टी का अध्यक्ष का थोड़ा रुतबा होना चाहिए। अगर पार्टी के अध्यक्ष का रुतबा नहीं होगा तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सब उसके ऊपर बड़े बड़े बूट पहन करके और ज़मीन में उसको गाड़ने की कोशिश करते। तो क्या आप मानते मौजूदा अध्यक्ष का रुतबा नहीं है? हारने के उपरांत जिस तरह से एक तरफाही पार्टी की नीतियां बनती हैं, हाँ में हाँ मिलाई जाती है, तो अनेक कांग्रेसियों के लिए ये अपना इकबाल खो बैठे। अभी तक अध्यक्ष क्यों नहीं बदल पाई पार्टी? ये तो पार्टी जाने, इसमें मैं क्या कह सकता। आप राजनीतिक कयास तो लगा ही सकते हैं ना, आपका क्या मानना है, क्यों नहीं बदला जा रहा है? जैसे मैंने अर्ज़ की, क्या पार्टी के हाईकमांड के जहन में डाला जाता है उसका तो प्रिवी मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जिस बंदे ने 3 साल पहले अपना इस्तीफ़ा दे दिया था इसलिए कि हम हिसार का चुनाव हार गए थे, लोकसभा का, भजन लाल की डेथ के बाद हुआ था। सरकार हरियाणा के अंदर गठित हुए, दूसरी सरकार बने, साल भी नहीं हुआ था कि बाई इलेक्शन लोकसभा का भजन लाल जी के मरने के लिए वजह से हो गया। अब तक तो हमने यही अनुभव किया था कि बाई इलेक्शन होए, सरकार जो सत्तासीन हुई है उसके पहले साल दूसरे साल के अंदर तो कभी हारते ही नहीं। लेकिन यहाँ तो साल भर के भीतर भीतर चुनाव हुआ और हम हारे, और हारने के अलावा हम जमानत भी खो बैठे। ये तो हरियाणा की राजनीति में पहली बार ही हुआ था, और उसका नैतिक जिम्मेदारी के तौर के ऊपर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हमने कहा यार चलो ठीक है, किसी के जहन में ये तो बात आई कि भाई इस तरह का गलत हुआ और हमको इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, तो इस्तीफ़ा दे दो। उस टाइम तक तो इसकी इज़्ज़त थी, और जब उसके बाद जब इस्तीफ़ा नहीं मंजूर हुआ और रोज़ाना इसको कार्यवाही तौर के ऊपर धक्का स्टार्ट किए रखे गए, तो लोगों ने धीरे धीरे ये क्या कि भाई ये तो रुक इसलिए रहा है, खास एक व्यक्ति के लिए ही कार्य कर रहा है, इसलिए इसका रखा, इसको इज्जत, इसका इकबाल सारा धीरे धीरे समाप्त हो गया। आप राजनीति के अच्छे खिलाड़ी हैं और आपको ये मालूम अच्छी तरह से कि हरियाणा में नई पार्टियां जितनी बनी उनमें से एक आईएलडी अभी तक टिकी हुई है, बाकी सब पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो गया। पंडित श्रीराम शर्मा से लेकर के, और आप ये देखिए चौधरी देवीलाल ने भी पार्टी बनाई, वापस कांग्रेस में आया, उसके बाद फिर उन्होंने नई पार्टी बनाई। जेपी ने पार्टी बनाई, बंसीलाल ने बनाई, भजन लाल ने बनाई, इसके अलावा ओम प्रकाश जिंदल ने बनाई, बहुत लोगों ने पार्टी बनाई। आज उन पार्टियों का कहीं अस्तित्व नहीं है। आपकी बेटी जो पार्टी बना रही है उसका क्या भविष्य देख रहे हैं आप? वो जवान है, अरमान हैं, सारी चीज़ जवानी के अंदर इतिहास के वजह से नहीं लिखी जाती। कोशिश तो उस टाइम की अपना जवानी में हम भी ये भी करते कि हम नया इतिहास बनाएंगे। शायद मेरी बेटी भी ये सोच रही हो कि हम नया इतिहास बनाएंगे, बाकी पार्टी तो हमारी तबाह हो गई, शायद हमारी कामयाब हो जाए। जी, आप इंडियन शूटिंग टीम के मेंबर रहे हैं करीब 13 साल। कॉमनवेल्थ गेम में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, सैफ खेलों में आपने 3 बार गोल्ड मेडल जीता। अच्छे शूटर हैं आप, निशानेबाज। क्या राजनीति में इस बार आपका निशाना सही लगेगा? इंशाअल्लाह। तो वो निशाना क्या होगा इसके पत्ते हम बाद में खोलेंगे, चुनाव के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। और राव साहब, आप हमारे कार्यक्रम सीधे सवाल में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल सीधे ही थे, आप मैं समझता हूँ जवाब भी मैंने सीधे ही दिए हैं। हाँ बिल्कुल, आपके जवाब भी सीधे थे, और हम उम्मीद करेंगे कि जनता को भी ये सवाल सीधे और जवाब सीधे ही लगेंगे। धन्यवाद। सीधे सवाल में आज इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।